मैं शास्त्रांगद। आज आप लोगों को जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, तो उन कंपनियों में जो है दूसरे नंबर पर जो यूरोपीय भारत आए वो थे डच थे। देखिए, डच एक अपमानजनक शब्द है वहाँ के लोगों को लिए, क्योंकि जो हॉलैंड के लोग थे, जिन्हें आज नीदरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ के लोग कद में छोटे थे लेकिन बड़े उद्यमी थे, और चिढ़ाने के लिए और थोड़ा सा नीची दृष्टि से देखने के लिए जो फ्रांसीसी थे, जर्मनी थे, इन लोगों ने यहाँ के लोगों को डच कहा। डच का मतलब होता है ठिगने कद वाला। लेकिन अब जैसे हम लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, हम भी मान लेते हैं, तो वैसे शुरू में इन लोगों को भी जब डच कहा गया तो ये लोग काफ़ी समय तक मानते रहे। लेकिन अब डच नहीं कहा जाता है, जो इन लोगों का ऑफिशियली नाम है वो नीदरलैंड, क्योंकि यूरोप की जो सबसे निचली ज़मीन है वो हॉलैंड की है, तो इसीलिए नीदर का मतलब नीचे की ज़मीन। बहरहाल नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। आज हम जो यूरोपीय कंपनियां आई, ठीक है, या यूरोप के जो लोग आए, तो आने के क्रम में जो दूसरा स्थान है वो डचों का है। हम भी डच ही बोलेंगे, क्योंकि किताबों में ये सब दिया रहता है, तो इसीलिए हम डच बोलेंगे। चलिए, कुछ चीज़ें पहले हम सामान्य बातें बताते हैं। देखिए, जब पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया 1500 ईस्वी के आसपास, और 100 सालों में इन लोगों ने जो व्यापार से कमाई अर्जित की, तो उससे यूरोप के अन्य देश भी उतावले हो गए कि हम भारत और पूर्वी एशिया के देशों के साथ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार पोप ने दिया था वो पुर्तगाल को दिया था, तो ये समस्या थी। और पुर्तगाल स्पेन के संरक्षण में था और स्पेन पोप को संरक्षण दिया हुआ था, तो ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति थी। लेकिन जब महारानी एलिजाबेथ ने 1588 में स्पेन के बेड़े को हरा दिया, तो स्पेन की जो प्रभुसत्ता यूरोप में थी, महासागरों में थी, वो समाप्त हो गई। तो ये बहुत सारे यूरोपीय अब छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो अपना व्यापार करने के लिए पूर्व के देशों में निकल पड़े। तो इसी क्रम में जो डच थे, जो नीदरलैंड के लोग थे, हॉलैंड के जो लोग थे, वो भी आगे आए। और जो भारत आने वाला जो पहला डच नागरिक था, भारत आने वाला जो पहला जो डच नागरिक था, उसका नाम था कॉर्नेलिस डेहस्टमान। ये नाम था उसका, कॉर्नेलिस डेहस्टमान था, ये था। और ये आया था 1596-97 के आसपास। ये भारत की यात्रा पर आने वाला ये पहला डच नागरिक था। इसके बाद जो डच व्यापारी थे वो छोटी छोटी नौकाओं से वो पूर्व एशिया के देशों में उन्होंने कई चक्कर लगाए। लेकिन ज़रूरत पड़ी कि इतना जोखिम भरा है, इसके लिए एक बड़ी कंपनी का क्या किया जाए? गठन किया जाए। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो डच जनरल स्टेटस था, जो डच की जो सरकार थी, वहाँ की जो संसद थी, उस संसद ने 20 मार्च 1602 में एक कंपनी स्थापित की, और उस कंपनी का जो नाम था वेरिंगादे, क्या नाम था? वेरिंगादे ओस्ट इंडसे कंपनी, यानी कि जो इसका संक्षिप्त नेम होगा BOC। लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में जो नाम दिया गया इसका अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये इसका अंग्रेजी नामकरण है, लेकिन जो कंपनी का जो मूल नाम था वो यही था। और यह कंपनी क्या की गई, स्थापित की गई 20 मार्च 1602 में। बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर यह कंपनी बनाई, लेकिन समस्या थी कि कंपनी के लिए पूंजी इकट्ठा किया जाए। तो दुनिया की, याद रखिएगा, दुनिया की यह पहली ऐसी कंपनी है जिसने धन इकट्ठा करने के लिए मार्केट में, बाजार में अपना आईपीओ इशू किया। क्या ये इशू किया? आईपीओ इशू करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसके द्वारा जनता से इसने पैसे क्या किए, कलेक्ट किए। इसके लिए उसने बॉन्ड्स और अपने क्या बेचे, शेयर बेचे। यानी कि यह एक सहकारी कंपनी थी, यानी कि जो पहली सहकारिता पर आधारित कंपनी थी वो ये थी। यानी कि सरकार की भी इसमें पूंजी लगी थी और लोगों को भी क्या लगा, इसमें पैसा लगा। ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये क्या थी, आधारित थी। और इसलिए जब इसने अपने बॉन्ड्स और शेयर इश्यू किए तो इस कंपनी की जो पूंजी इकट्ठा हुई वो 65 लाख, कितना, 65 लाख जो इनकी जो मुद्रा होती थी उसमें इन्होंने 65 लाख गिल्डर्स इकट्ठा किए। कितना, 65 लाख गिल्डर्स इन्होंने क्या किया, एकत्रित किया। लेकिन एक चीज और आप देखिए, जो इस समय यहाँ का एक जो बंदरगाह था एम्स्टर्डम, और वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है कि व्यापार करने के लिए बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। जैसे कि एम्स्टर्डम में दुनिया का जो पहला एक्सचेंज स्थापित हुआ वो 1609 में स्थापित हुआ। एक्सचेंज का मतलब है कि अगर आप कहीं और देश से जाते हैं, वहाँ की मुद्रा लाते हैं, तो यहाँ की मुद्रा में उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। इसी तरह 1619 में एम्स्टर्डम में ही, ठीक है, क्रेडिट बैंक भी बना। क्या बना, क्रेडिट बैंक बना। अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक जो है कि आपको क्या देती थी, लोन देती थी कि आप जाइए व्यापार करिए। तो इसका परिणाम ये रहा कि जो एम्स्टर्डम था वो एशिया और यूरोप के व्यापार का एक क्या बना, मुख्य केंद्र बन गया। सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होने लगा, एम्स्टर्डम से ही होने लगा। तो उसका ये परिणाम निकला कि ये जो डच व्यापारी थे, ठीक है, तो उनके पास सरकार का दबाव कम था और वो लोग व्यापार करने में आप देखेंगे कि काफ़ी वो आगे चल करके सफल रहे। और एशिया के व्यापार से पुर्तगालियों को हटाने वाले जो थे वो यही डच लोग थे। इसका ये फ़ायदा मिला इन लोगों को। जब ये कंपनी बनी तो ये कहा गया, वहाँ के जो जनरल स्टेटस यानी कि वहाँ की सरकार ने घोषणा की, ये जो कंपनी बीओसी बन रही है, बीओसी जो कंपनी बन रही है, इनको यह अधिकार दिया जाता है कि अफ्रीका का जो केप ऑफ होप गुड है, यानी कि अफ्रीका के पूरब के तरफ आपको व्यापार करने का एक अधिकार दिया जा रहा है 21 सालों के लिए। याद रखिएगा, ये जो डच कंपनी बनी, यानी कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया वो 21 साल के लिए दिया गया। और साथ में कहा गया कि आप व्यापार करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो पूर्व के देशों में आप वहाँ के क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकते हैं, विजय कर सकते हैं और क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। यानी कि ये स्वतंत्रता दी गई कंपनी को कि आप उन क्षेत्रों पर आक्रमण करिए, उपनिवेश बनाने के लिए उन पर अधिकार कीजिए, विजय कीजिए। ये आप इसके लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। इसके लिए हमारी सरकार आपको क्या देगी, मदद देगी। ये बात कही गई। जब शुरू में ये जो डच कंपनी आई तो शुरू में इनका जो दौरा हुआ वो इंडोनेशिया के द्वीपों पर हुआ। शुरू में इन लोगों ने वहाँ पर क्या किया, दौरा किया। और एक चीज़ और, जब इन्होंने वहाँ पर शुरू में दौरा किया तो
उसी के साथ यहाँ जो पुर्तगाली थे, धीरे धीरे इन लोगों ने पुर्तगालियों को क्या किया, बाहर किया। सबसे पहले उन्होंने 1605 में जो पुर्तगाली बस्ती थी अंबाना को क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, यहाँ पर जो सुमात्रा द्वीप पर थी। इसके बाद जो जावा में जो वहाँ का जो शहर था जो टूट गया था, उजड़ गया था, उसी पर 1619 में डचों ने वेंटेविया शहर की क्या की, स्थापना की, जो आगे चल करके इनका प्रमुख पूर्वी एशिया की व्यापारिक क्या बन गई, बस्ती बन गई। तो ये करते रहे और आगे चल करके उन्होंने 1641 में ये मलक्का है, 1641 में ये जो मलक्का है, जो पूर्व एशिया में पुर्तगालियों की प्रमुख जो क्या थी, चौकी थी, किलेबंदी थी, ये मलक्का पर भी इन लोगों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये इस तरह से ये जो इंडोनेशिया का मसाला द्वीप था, ये पूरी तरह से ये डचों के अधिकार में आ गया और यहाँ से पुर्तगालियों को उन्होंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मसाला द्वीप या इंडोनेशिया से पुर्तगालियों को किस यूरोपीय शक्ति ने बाहर किया, तो जो करने वाले थे वो कौन थे, डच थे। सबसे पहले इन्होंने जो पुर्तगालियों की जो बस्तियां थीं, जो क्षेत्र थे, उन पर इन्होंने समुद्री बेड़े से क्या किया, आक्रमण किया। क्योंकि जो पुर्तगालियों के जो बेड़े होते थे वो भारी भरकम होते थे, वो धीमे चलते थे, लेकिन पुर्तगाली क्या करते थे, छोटे छोटे इन्होंने बेड़े, छोटे छोटे जहाज़ों का निर्माण किया और छोटी छोटी तोपें बनाई। तो जिसके कारण ये तीव्र गति से पुर्तगालियों पर आक्रमण करने में क्या रहे, सफल रहे। और बाद में जब इन्होंने समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो बाद में पुर्तगालियों को जमीन से भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे कि जो पूरे पुर्तगालियों के क्षेत्र में ही ये सिलोन था, श्रीलंका था। 1653 में श्रीलंका पर पूरी तरह से डचों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये तो बाहर के क्षेत्रों पर जब उन लोगों ने पुर्तगालियों को बाहर किया, तो अब बात आती है कहाँ, भारत की। कहाँ आती है, भारत की। सबसे पहली बार 1605 के आसपास एक पुर्तगाली जो सेना नायक था, जिसका नाम था वेदरहैग। क्या नाम था उसका, वेदरहैग था। तो उसने प्रयास किया कि ये जो मालाबार का तट है वहां पर वह अपनी क्या करे, बस्ती स्थापित करे। लेकिन यहां पर पुर्तगालियों ने पूरा जोर लगाया कि डचों को यहां पर कोई कंपनी खोलने न दिया जाए, और उसमें शुरू में काफ़ी हद तक ये क्या रहे, सफल भी रहे। लेकिन जब ये डच ये वाले जो आपका जो पश्चिमी तट है भारत का, यहाँ पर जब लेने में असफल रहे, तब इन्होंने पूर्वी तट की तरफ क्या किया, रुख किया। और इन लोगों ने पूर्वी तट पर सबसे पहली अपनी जो बस्ती स्थापित की वो 1605 में मुसलीपट्टनम में। याद रखिएगा, डचों ने भारत में जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वो 1605 में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में स्थापित की। ये पहली बस्ती उनकी स्थापित हुई, सबसे पहली बस्ती। इसके बाद इनकी जो दूसरी बस्ती स्थापित हुई वो 1610 में इन्होंने पुलिकट में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया, पुलिकट में स्थापित किया। 1610 में इन्होंने पुलिकट में स्थापित किया। और यहाँ के जो चंद्रगिरी के जो राजा थे, जो शुरू में विजयनगर का ही हिस्सा था, वहाँ के राजा से इन्होंने एक आज्ञा पत्र ले लिया कि हम यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और व्यापार भी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो राजा ने, चूँकि जो राजा थे उनकी उस समय बड़ी हैसियत भी नहीं थी और व्यापारिक सुविधा से उन्हें लाभ भी होता था, तो इसीलिए जो चंद्रगिरी के जो हिंदू राजा थे उन्होंने डचों को यह अधिकार दे दिया कि आप लोग यहाँ पर क्या डालिए, एक आप फैक्ट्री डाल लीजिए। तो जब ये पुलिकट पे इन्होंने फैक्ट्री अपनी डाली, दूसरी फैक्ट्री थी, तो इन्होंने एक काम किया
ये कोरोमंडल से जितना भी ये सामान आता था उसका यहाँ संकेंद्रण ये करते थे और यहीं से वो क्या करते थे, निर्यात करने लगते थे। कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत में डचों ने सबसे पहले अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, निर्यात का केंद्र कहाँ बनाया, तो वो जो बनाया उन लोगों ने कहाँ बनाया, पुलिकट में, यहीं पर उन्होंने बनाया। एक चीज और यहाँ पर किया, बाद में यहीं पर उन लोगों ने, ठीक है, अपना सोने का सिक्का भी चलाया, चंद्रगिरी के राजा से आज्ञा से लेकर के, जिसे स्वर्ण पोंगडा कहते हैं, पैगोडा। एक पीसीएस में, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पोंगडा क्या है, तो डचों के द्वारा चंद्रगिरी क्षेत्र में या मद्रास क्षेत्र में चलाया गया जो सोने का सिक्का था उसी को क्या कहा गया, पैगोडा कहा गया, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे अब डचों ने भारत के अंदर भी बस्तियां स्थापित करना शुरू किया और इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले बंगाल में 1627 में पिपली एक जगह है बंगाल की, वहां पर इन्होंने अपनी बस्ती स्थापित की है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डचों ने सबसे पहले बंगाल में किस स्थान पर अपनी बस्ती स्थापित की, तो वो थी क्या थी, पिपली थी, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या किया, बस्ती स्थापित किया और 1632 में, यानी कि 5 साल के अंदर ही यहां पर हुगली में जो डच थे उनको 1632 में वो क्या कर दिए, बाहर कर दिए। और बाद में यहां इन लोगों ने, जो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल के नवाब से उन्होंने चिनसुरा के पास एक क्षेत्र ले लिया और बाद में इसी चिनसुरा में उन लोगों ने 1653 में एक अपनी कोठी बनाई और यहीं पर इस कोठी को उन्होंने किला बंद किया और उस किले का नाम रखा गुस्तावुस। क्या नाम रखा, गुस्तावुस। याद रखिए, डचों का भारत में एकमात्र पोर्ट था, वो था चिनसुरा में और उसका नाम था गुस्तावुस पोर्ट। कहाँ था, बंगाल में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डचों का भारत में सिर्फ एक ही किला था, एक ही फोर्ट था, वो था चिनसुरा में, जिसका नाम था गुस्तावुस। यहाँ उन्होंने पोर्ट की क्या की, स्थापना की। इसके अलावा आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन लोगों ने अन्य क्षेत्रों पर भी क्या किया, अधिकार कर लिया। इनकी जो अन्य बस्तियां थी 1641 में इन्होंने बिबलीपट्टनम में स्थापित कर लिया। इसके अलावा 1698 इन्होंने पटना में भी बनाया। कहाँ बनाया, पटना में बनाया। 1658 में ही कासिम बाजार पर भी इन्होंने अपनी बस्ती खोली। फिर उसके बाद 1658 में इन्होंने नागपट्टनम में भी, कहाँ पर, नागपट्टनम में भी अपनी क्या की, बस्ती स्थापित की। और बाद में इसी नागपट्टनम की जो बस्ती थी, ठीक है, इसी बस्ती पर इन लोगों ने पुलिकट के स्थान पर 1690 में बाद में नागपट्टनम में डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। यानी कि जो 1610 में डचों का जो मुख्यालय पुलिकट था वो बाद में हट करके यहाँ आ गया नागपट्टनम में। उसका रीज़न था कि ये जो क्षेत्र था वो क्या था, अभी शांत था, तो इसीलिए अब व्यापार की सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए इन लोगों ने जो अपनी बस्ती थी उसे हटा करके कहाँ लाए, नागपट्टनम स्थापित कर दिए। तो इस तरह से डचों ने धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों पर क्या किया, अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। एक दो क्वेश्चन और आप याद रखिएगा। ये जो डच थे, भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो याद रखिएगा भारत आने वाली जो पहली यूरोपीय कंपनी थी वो डचों की थी। पुर्तगाली आए थे लेकिन पुर्तगाली कंपनी नहीं आई थी, वो व्यापारी थे, वो आते गए। लेकिन जो पहली कंपनी व्यापार करने आई वो ठीक है VOC थी, सबसे पहले इन्होंने आए। दूसरी चीज़, ये जो पुर्तगाली थे, ये जो डच थे, पुर्तगाली बार बार निकल रहा है, बहरहाल ये जो डच थे
सबसे पहले यही यूरोपी थे जो अंदर गंगा घाटी तक गए। आप देख रहे हैं ये पटना, इलाहाबाद, इन सब स्थानों पर भी ये आए और यहाँ से ये काम करते थे। यहाँ से ये नील कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? नील का ये कलेक्शन करते थे और बाद में इन सब कलेक्शन को एकत्रित करते थे। कहाँ? सूरत में। आप जानते हैं कि सूरत में इन्होंने 1611 में अपनी कोठी स्थापित की थी, यानी कि शुरुआती चरण में ही इन लोगों ने सूरत में भी अपनी कोठियां क्या की थी? स्थापित की थी। और सूरत को इन्होंने नील निर्यात का प्रमुख क्या बना दिया? केंद्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डचों ने सबसे अधिक नील का निर्यात कहां से करते थे? तो यहां से नील का निर्यात करते थे। ये जो गंगा घाटी का जो क्षेत्र था, यहां नील का कलेक्शन करते थे। दूसरी चीज, यहां से ये भी सोरा का भी कलेक्शन करते थे। सोरा का भी ये क्या करते थे? कलेक्शन करते थे। लेकिन ये जो डच थे, ये जो कोरोमंडल का जो तट था, यहां से सबसे ज्यादा इन लोगों ने सूती कपड़ों का क्या किया? कलेक्शन किया। मसाले में इनकी रुचि नहीं थी और इसीलिए उसका दूसरा रीजन ये था कि मसाला वो यहां से कलेक्शन करते थे और कपड़ों का कलेक्शन कहां से करते थे? ये आपके कोरोमंडल तट से करते थे। ठीक है, तो मसाला यहां से और यहां से क्या करते थे? कपड़ा करते थे। तो ये ज़्यादा फोकस इन्होंने क्या बनाया? अपने कपड़े का, और कपड़े में विशेषकर सूती कपड़ों का इन्होंने क्या किया? क्या बनाया? उद्देश्य बनाया। और इसीलिए कपड़ों में अच्छी क्वालिटी रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पुलिकट में, ठीक है, सॉरी, ये कासिम बाजार के आसपास इन्होंने एक फैक्ट्री डाली। 1632 के आसपास इन्होंने क्या डाली? एक फैक्ट्री डाली, जिसमें इन्होंने लगभग 3000 आदमियों को क्या किया? वेतन पे रखा, ताकि जो कपड़ों की जो क्वालिटी है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। आपसे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में कपड़ा उद्योग की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो डचों को जाता है। भारत से कपड़ा निर्यात करने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। और ये लोग जो कपड़े निर्यात करते थे वो सबसे अधिक, ठीक है, ये कोरोमंडल या नागपट्टनम और पुलिकट तट से करते थे, यहाँ से करते थे। और ये सबसे ज़्यादा जो एक कपड़े निर्यात करते थे, उसमें जो छीटदार, जो रंगदार कपड़े होते थे, इन्हीं का वो निर्यात करते थे। और आप जानते हैं ये जो कपड़े निर्यात करते थे, उसमें ये जो रंगीन कपड़े थे, ये अफ्रीका के गुलामों को अधिकतर दिया जाता था, इसीलिए उनकी बिक्री ज़्यादा होती थी। आज भी आप अफ्रीका के जो राजनेता हैं उन लोगों को देखेंगे तो रंगीन कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। जैसे जो दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, नेल्सन मंडेला, उनको आप देखेंगे तो रंगीन कपड़े क्या है? ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, तो ख़त्म हो गए वो नेल्सन मंडेला। तो ये रंगीन कपड़े आज अफ्रीका के लोगों में देखेंगे बड़ा है, तो कहा जाता है कि ये गुलामी का क्या है? प्रतीक है। ये डचों ने वहाँ कपड़े पहुँचाना क्या किया? शुरू किया था। ठीक है, बहरहाल ये दूसरा मैटर है। तो ये डचों ने कपड़े को निर्यात की, भारत से कपड़े की निर्यात की क्या बनाया? वस्तु बनाया। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये जो डच थे, इन्होंने यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में एशिया की वस्तुओं का एक मार्केट क्रिएट कर दिया। यानी कि भारतीय वस्तुओं को और पूर्वी एशिया के जो मसाले थे उनका इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। किसने? डचों ने किया। ये जो डच थे, इनका दो उद्देश्य था। कितना उद्देश्य था? दो था। सबसे पहले कि जो इनके जो दुश्मन थे, पुर्तगाली थे, कैथोलिक थे, उनको पूर्वी एशिया से बाहर करना। कहाँ करना? पूर्वी एशिया से बाहर करना। और दूसरा, ये तो सफल हो गया। अब दूसरा उद्देश्य था कि अपने व्यापार को बढ़ाना। लेकिन याद रखिए, इसी समय अंग्रेज भी भारत में प्रवेश कर चुके थे और इसका परिणाम ये रहा कि इनको अंग्रेजों से कई स्थानों पर क्या हुआ? लड़ना पड़ा। कई स्थानों पर इनको क्या हुआ? अंग्रेजों से दुश्मनी हुई और लड़ना पड़ा। आप जानते हैं कि 1764 में
कितना, सॉरी 1664 में इन्होंने औरंगजेब से एक फरमान लिया जिसके तहत ये तय हुआ कि आप 3.5%, कितना, 3.5% प्रतिवर्ष चुंगी दे करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप व्यापार कर सकते हैं। ये उन्होंने, ठीक है, फरमान प्राप्त किया, इसका लाभ हुआ। लेकिन जब अंग्रेजों से प्रतिद्वंदिता हुई तो बाद में 1700 के आसपास आते इन्होंने यह कहा कि अंग्रेज 3,000 दे करके पूरा व्यापार करते हैं पूरा साल भर, चाहे जितना उनका टर्नओवर हो, लेकिन हमको तो अपने टर्नओवर पर 3.5% क्या दी जाती है, चुंगी दी जाती है। तो हमको भी यह सुविधा दिया जाए कि एक मुश्त पैसा दे करके हम भी जितना मन करे उतना क्या करें, व्यापार करें। लेकिन यह बात मानी नहीं गई और वो चुंगी देते रहे। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा कोरोमंडल तट पर इनका क्या रहा, व्यापार क्या रहा, समृद्ध रहा। लेकिन कुछ घटनाएं घटी जिससे अंग्रेजों और डचों के बीच दुश्मनी क्या हुई, बढ़ गई। शुरू में जब छुटपुट लड़ाइयाँ करते रहे तो ये तय हुआ कि इंग्लैंड में भी बैठक हुई, बाद में उनकी जो हॉलैंड की राजधानी थी हेग में भी बैठक हुई, 1611 में, 1613 में, 1616 में बैठक हुई। उसके बाद 1619 में दोनों के बीच संधि हुई कि हम लोग एशिया में व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता है उसको नहीं करेंगे। ये संधि हो गई 1619 में। लेकिन बाद में 2 साल बाद ही, ठीक है, 1623 में दोनों के बीच एक ऐसी घटना हुई अम्बायाना में। ये अम्बायाना आपका सुमात्रा द्वीप में पड़ता है। यहाँ एक घटना हुई जिसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए थे। अम्बायाना में ये हुआ कि डचों ने एक जहाज़ पकड़ करके वहाँ पर जो 10 अंग्रेज थे और जो 9 जापानी थे उनका क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। याद रखिएगा 1623 में डचों ने अम्बायाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की उन्होंने क्या कर दी, क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी, जिसके कारण दोनों के बीच क्या हुआ, विवाद बढ़ गया और वो बाद में भी क्या रहा, चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे डचों ने एक काम किया, वो अपने आप को अब पूर्व एशिया में ही, इंडोनेशिया में ही अपने आप को धीरे धीरे वो क्या करे, सीमित करने लगे। क्या करने लगे, सीमित करने लगे। और अंग्रेज भी अपने आप को कहाँ सीमित करने लगे, भारत में सीमित करने लगे। लेकिन छुटपुट लड़ाइयाँ होती रही और भारत में कुछ राजाओं के साथ मिलकर के भी डच अंग्रेजों को बाहर करने की हमेशा कोशिश करते रहे। लेकिन इसी कड़ी में जब अंग्रेजों ने पूरी तरह बंगाल पर अधिकार कर लिया, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और जब अब उनसे डच टकराने लगे तो इसका परिणाम रहा, ये कई बार युद्ध पूछा गया है। बेदरा का युद्ध, किसका युद्ध, बेदरा, बंगाल में एक जगह है बेदरा का युद्ध, 1759 में है, 1759 में बेदरा का युद्ध। याद रखिएगा, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह क्या किया, पराजित किया और हमेशा के लिए डचों को भारत से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसके बाद डच अपने आप को पूरी तरह से कहाँ समेट लिए, पूर्वी एशिया में। लेकिन डचों के आने से भारत में ये जो कपड़ा उद्योग था वो एक निर्यात की क्या बन गई, वस्तु बन गई। और जो डच कंपनी थी, सबसे ज़्यादा लाभ जो उसके पार्टनर्स थे उनको मिला। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में, डच कंपनी के 200 वर्षों के इतिहास में उन्होंने औसतन अपने सहभागियों को लगभग 18% लाभांश दिया था। यानी कि कोई कंपनी इतना बड़ा लाभ अपने, ठीक है, सहभागियों को नहीं दी थी जितना कि वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। और डचों के बाद जो भारत में जो यूरोपीय आए, जिन्होंने अधिकार कर लिया पूरा भारत पर, जिनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, वो अंग्रेज हैं। लेकिन अंग्रेजों को पढ़ने से पहले फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फ्रांसीसी आने के क्रम में 3 नंबर पर, 4 नंबर पर है। लेकिन अंग्रेजों
ठीक है, से पहले हम फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।